Hello friends, this is Tina Malik. Welcome to Stairs to Success. फ्रेंड्स, आज हम करेंगे CDP प्रैक्टिस सेट जिसमें होंगे कंटेंट से रिलेटेड कुछ बेस्ट क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम आज प्रैक्टिस करेंगे। फ्रेंड्स, प्रीवियस सेशन अगर आप देखोगे तो मैंने पैडागोजी सीरीज स्टार्ट की हुई थी, उसमें मैंने बहुत से क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। अगर आपने पैडागोजी सीरीज अभी तक नहीं देखी है तो देख लीजिए, काफी बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। फिर आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 5th। इससे पहले मैंने 4 प्रैक्टिस सेट करवा चुकी हूं मैं। अगर आपने अभी तक वो सेशन भी नहीं देखे हैं, प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं, तो वो आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। फिर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वॉज एडवोकेटेड बाय। अब मैंने ये सेशन लिया हुआ है चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन का। ओके, बिल्कुल डिटेल में कंसेप्ट क्लियर करवाया हुआ है, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। देखो, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन किसने दिया था? ओके, वॉज एडवोकेटेड बाय, तो क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा जॉन डीवी। ओके, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, जॉन डीवी, जिन्होंने लैब स्कूल भी बनाए थे, लेबोरेटरी स्कूल भी बोलते हैं, 1896 में इन शिकागो। ओके, उनकी वाइफ के साथ मिलके उन्होंने लैब स्कूल खोले थे। और भी कुछ है, और भी लोग हैं जैसे कि फ्रोबेल है, मोंटेसरी है, रूसो है, ये सब है ना चाइल्ड सेंटर और प्रोग्रेसिव एजुकेशन के समर्थक रह चुके हैं। ठीक है, तो ये भी समर्थक हैं चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन के। उन्होंने भी चाइल्ड सेंटर्ड और प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात की हुई है, फ्रोबेल ने, मारिया मोंटेसरी ने, रूसो ने। ओके, तो ये भी बात आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लैब स्कूल एडवोकेटेड बाय जॉन डीवी वर एग्जाम्पल्स ऑफ, मतलब जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय, जैसे मैंने अभी बताया आपको, प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने अभी आपको बताया कि जॉन डीवी ने अपनी वाइफ के साथ मिलके 1896 में शिकागो में उन्होंने लेबोरेटरी स्कूल बनाए थे। ओके, तो वो किसका एग्जाम्पल है? बेस्ट एग्जाम्पल किसका है? अभी मैंने बताया चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करते थे, वो समर्थक थे जॉन डीवी। और भी सारे मैंने बताए आपको, फ्रोबेल, मारिया मोंटेसरी एंड रूसो, ये सभी थे जो चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन को बेस्ट मानते थे, उनको कंसीडर करते थे, उन पे ज्यादा फोकस डालते थे। ओके, तो इसका बेस्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है बी, दैट इज प्रोग्रेसिव स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम मीन्स एक प्रगतिशील कक्षा में, अब ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा बेस्ट ऑप्शन है वो आपको बताना है। नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर मीन्स विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। सेकेंड वन, नॉलेज इज रिसीव्ड पैसिवली बाय द लर्नर, मतलब विद्यार्थी निष्क्रिय रूप से बैठे हैं, हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं चुपचाप, एंड जो टीचर बोल रहा है वो लोग रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, मीन्स कोई इंटरेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। थर्ड ऑप्शन ऐसे बोल रहा है, नॉलेज इज रिप्रोड्यूस्ड बाय द लर्नर एज इट इज, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है। मीन्स ये तो रोट मेमोराइजेशन के बारे में बोल रहे हैं, जिसे तो कंसीडर करना ही नहीं है, अगेंस्ट है रोट मेमोराइजेशन। तो ओके, रोट लर्निंग इज अगेंस्ट है, मतलब अगेंस्ट द लर्निंग है, तो रोट लर्निंग को तो कंसीडर करना ही नहीं है। लर्नर पैसिवली नहीं, लर्नर एक्टिवली होने चाहिए, एक्टिव होने चाहिए। एंड लास्ट ऑप्शन बोल रहा है, नॉलेज इज रिकॉल्ड बाय द लर्नर एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ द टीचर, मतलब शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुस्मरण किया जाता है। मीन्स इमिटेट कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, जैसे टीचर बोल रहे हैं वैसे ही बच्चे रिपीट कर रहे हैं, उनकी नकल कर रहे हैं, जैसे इमिटेट कर रहे हैं। फोर्थ ऑप्शन ये कह रहे हैं। तो इन चारों ऑप्शन में जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जो आंसर है वो क्या है? नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर। ठीक है, तो बेस्ट आंसर विल बी, एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर। ज्ञान का निर्माण
बच्चे खुद करते हैं, संरचना की जाती है, मतलब बच्चे खुद से एक्टिवली लर्निंग बाय डूइंग से एक्टिव होकर अपने एक्सपीरियंसेस से इन सब से सीखेंगे। ओके, इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, इजी क्वेश्चंस है। ये जो भी कंटेंट है ना, ये मैंने करवाए हुए हैं, तो अगर आपने मेरे वो सेशन देखे होंगे ना, तो आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी प्रमोट्स, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषताएं हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, क्या फीचर्स है, वो बताना है आपको। फर्स्ट वन, एक्सक्लूसिव रिलायंस ऑन टेक्स्ट बुक, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ टेक्स्ट बुक को ही फोकस करोगे, टेक्स्ट बुक को ही बेस बना के चलोगे, ऐसा होगा। या फिर सेकंड ऑप्शन बोल रहा है गिविंग प्राइमेसी टू द चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, मीन्स इंपॉर्टेंस देना, प्रायोरिटी देना। बच्चे जो एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हैं ना, बच्चों के जो एक्सपीरियंसेस हैं, उनके डेली लाइफ एक्सपीरियंस जो वो कर रहे हैं, ठीक है, वो उनको प्राइमेसी देना, इंपॉर्टेंस देना, प्रायोरिटी देना। या फिर थर्ड वन, रोट मेमोराइजेशन, ये तो मैंने बताया ही था, ये तो कैंसल ही कर दो इस ऑप्शन को, तो ये तो अगेंस्ट है। रोट लर्निंग, रोट मेमोराइजेशन, ये तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। लेबलिंग एंड कैटेगराइजेशन, ये भी कैंसिल कर दो ऑप्शन। क्यों? क्योंकि बच्चों को कभी लेबल नहीं करना है, कैटेगराइज नहीं करना है, आप वर्गीकरण नहीं करोगे बच्चों का, लेबल नहीं करोगे उनको, नाम से नहीं, अलग नाम नहीं दोगे उनको। सभी बच्चे एक समान हैं, एक साथ लेकर चलना है, सभी बच्चों को एक साथ ही पढ़ाना है। तो बेस्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का विल बी द ऑप्शन बी, गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस, बच्चे जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो अनुभव है, उनको इंपॉर्टेंस देना, ठीक है, प्रायोरिटी देना। तो बेस्ट आंसर है, जो करेक्ट आंसर है, दैट विल बी बी, गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस। इज दैट क्लियर? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं अब। इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन चिल्ड्रन आर सीन एज, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है, किस तरह से देखा जाता है। देखो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे सेशन, कंटेंट से रिलेटेड सेशन देखे होंगे ना, टॉपिक वाले सेशन, तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में। कंसेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया होगा ना उस सेशन को देख के, तो आप बहुत ही इजीली 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर आप निकाल पाओगे, आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि मैंने इतना डिटेल में समझाया हुआ है ना। हर एक सेशन आप देखोगे ना, बहुत लंबे मिलेंगे, बहुत बड़े मिलेंगे, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग भी थे, लेकिन कंटेंट क्लियर हुआ है उसमें, समझ रहे हो? कंटेंट मैंने क्लियर किया है उसमें, बेसिक क्लियर हुआ है आपका। अगर आपका बेसिक क्लियर है ना, तो आप ऐसे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर लोगे, कंफ्यूज कभी नहीं होंगे, इजीली आंसर निकाल पाओगे। तो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन चिल्ड्रन आर सीन एज, कैसे होंगे, ठीक है, किस तरह से देखा जाएगा बच्चों को, इसमें प्रगतिशील शिक्षा में किस तरह से बच्चों को देखा जाता है। छोटे वयस्कों के रूप में, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, या खाली स्लेटों के रूप में। मिनिएचर एडल्ट्स, पैसिव इमिटेटर्स, एक्टिव एक्सप्लोरर्स, या ब्लैंक स्लेट। देखो फ्रेंड्स, मैंने पहले भी, अगर आपने सेशन देखा होगा ना, इसमें भी मैंने बताया हुआ है, जहां बच्चा एक्टिव है ना, वही करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा। बच्चा एक्टिव मीन्स इंटरेक्शन कर रहा है, अपने विचार बता रहा है, कुछ एक्सपीरियंसेस है उसके पास भी, कुछ वो एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है, अपने अनुभव बता रहा है टीचर के आगे, खुल के बोल रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, एक्टिव लर्निंग हो रही है ये। पैसिव क्या होता है, सिर्फ शांत बैठा है, चुपचाप बैठा है, जो टीचर बोल रहा है वो बस सुन रहा है, कोई इंटरेक्शन नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं, कुछ नहीं, वो पैसिव होता है। लेकिन एक्टिव, जहां बच्चा एक्टिव हुआ वही करेक्ट आंसर हुआ, समझ गए? ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, एक्टिव एक्सप्लोरर के रूप में देखा जाएगा बच्चों को। नेक्स्ट वन, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम्स प्लान फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ, इसको शॉर्ट फॉर्म भी बोला जाता है IEP,
ओके। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम्स जो होते हैं, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश के संदर्भ में बनाई जाती है, किसके, ठीक है, किसके पर्सपेक्टिव में बनाई जाती है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन प्रोग्राम, ओपन स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम, ई लर्निंग एजुकेशन प्रोग्राम या स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम। तो देखो इंडिविजुअलाइज्ड नाम ही ऐसा है, देखो इंडिविजुअलाइज्ड मीन्स हर एक के लिए एजुकेशन प्रोग्राम है, दैट इज चाइल्ड सेंटर्ड ही होगा ना। द आंसर क्या होगा इसका, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन प्रोग्राम, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। बहुत इजी है, जैसे आप क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से समझ गए ना तो आंसर तो इजीली निकल जाएगा आपसे, आप इजीली आंसर कैच कर पाओगे। चलो नेक्स्ट वन, Dash are an important aspects of the process of meaningful construction of knowledge. निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ओके, इंपॉर्टेंट बताना है, प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, ठीक है, संरचना की प्रक्रिया का बताना है हमें। मीनिंगफुल मीन्स अर्थपूर्ण हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, ऑप्शन ए सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, ड्रिल एंड रिपीटेटिव रिकॉल, लगातार अभ्यास तथा बार बार स्मरण करना, रिपीटेशन करना, एक की एक बात दोहराना, ये सब बोल रहे हैं। रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, पुरस्कार एवं दंड। अब पनिशमेंट आ गया तो इस ऑप्शन को तो आप कैंसिल कर ही दोगे, ठीक है, क्योंकि पनिशमेंट तो कहीं पे भी अप्लाई नहीं करनी है, अलाउड ही नहीं है पनिशमेंट, तो जहां पनिशमेंट देखा वहीं आप काटा मार दोगे, क्रॉस कर दोगे उस ऑप्शन को, ठीक है, तो सी ऑप्शन तो हट ही गया। ड्रिल एंड रिपीटेटिव रिकॉल, ये तो होगा ही नहीं, मीन्स बार बार रिपीट करना, दैट इज रोट मेमोराइजेशन का ही हो गया, एक टाइप है ये, तो सेकंड ऑप्शन भी कट हो गया। कौन सा बचा, ऑप्शन ए सोशल इंटरेक्शन एंड ऑप्शन डी स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन, उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध। तो देखो मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज हो रहा है, उसके बारे में बताना है, तो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा अर्थपूर्ण हो रहा है ना, अर्थपूर्ण होनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज जो है वो अर्थपूर्ण कैसे बनेगी, जब कम्युनिकेट होगा, सोशल इंटरेक्शन होगा, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं। सोसाइटी में रहेगा इंसान, मीनिंगफुल बातें होगी, नॉलेज का निर्माण होगा, कंस्ट्रक्ट करेगा वो नॉलेज, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज होगा, अर्थपूर्ण बातें होगी, सोसाइटी में रहेगा, कम्युनिकेट करेगा, इंटरेक्शन होगा, ठीक है, कुछ सीखेंगे, कुछ सिखाएंगे, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, सोशल इंटरेक्शन। चलो नेक्स्ट वन देख, Which of the following play an important role in a child's socialization? Socialization, ठीक है, में कौन सा बेस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो बताना है। बच्चे के सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, कौन, मीडिया, स्कूल, फैमिली, नेबरहुड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्या होगा, तो फ्रेंड्स इस सोशलाइजेशन का टॉपिक भी बहुत डिटेल में करवाया हुआ है, अगर आपने वो सेशन देखा होगा ना तो आप इसका आंसर बहुत इजीली बता पाओगे, बहुत इजी है ये क्वेश्चन। सोशलाइजेशन के एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन मैंने बताए हुए थे, बहुत सारे होते हैं, फैमिली, स्कूल, पीयर्स, नेबरहुड, हॉस्पिटल्स भी होते हैं, इको क्लब्स भी होते हैं, ठीक है, बहुत सारे, मीडिया, सब कुछ आ जाता है, ठीक है। द ऑप्शन लास्ट जो है ना ABCD मीन्स ABCD, मीडिया, स्कूल, फैमिली, नेबरहुड, ये सभी आ जाते हैं, सभी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं चाइल्ड सोशलाइजेशन में। ओके, तो ऑप्शन फोर्थ दैट इज ABCD विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, a child's notebook shows errors in writing like reverse images, mirror imaging, etc. Such a child is showing signs of, एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। लिखने में जैसे बच्चा कुछ रिवर्स लिख रहा है, ठीक है, जैसे कि D को B लिख दिया, ठीक है, 100 को वॉज लिख दिया, ठीक है, SAW को WAS लिख दिया, DOG डॉग को GOD गॉड लिख दिया,
तो ऐसे बच्चे की ये गलतियों से आप क्या बताओगे, उसको क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, लर्निंग डिसएडवांटेज, लर्निंग डिसेबिलिटी, लर्निंग डिफिकल्टी या लर्निंग प्रॉब्लम, क्या होगा? तो ये टॉपिक भी कराया हुआ है, लर्निंग डिसेबिलिटी है उसको। ठीक है, जहां लिखने में गलतियां होती है ना, डी को बी लिख देते हैं, काफी मिस्टेक हो जाती है ऐसे, तो वो क्या होते हैं, लिखने में रिवर्स इमेजेस आ जाती हैं, तो उसे कहा जाता है लर्निंग डिसेबिलिटी। अधिगम में अशक्तता के वजह से होता है ये सब। ठीक है, इज दैट क्लियर? चलो आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। Deficiency in the ability to write associated with impaired handwriting is a symptom of, means लिखने में जो होते हैं ना, राइटिंग से रिलेटेड जो इम्पेयरमेंट होती है, जो बच्चे को जो डिसेबल होते हैं, जिनमें कमी है, लिखने की कोई प्रॉब्लम है उनमें, तो उसे क्या बोलोगे, किसका सिम्टम है वो? डिस्ग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया, डिसकैल्कुलिया या डिसलेक्सिया। तो देखो फ्रेंड्स, अगर आपने लर्निंग डिसेबिलिटी का सेशन देखा है ना अगर अच्छे से, तो आपका बेसिक क्लियर हो गया होगा। और इससे रिलेटेड तो बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। लर्निंग डिसेबिलिटी से क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, कोई भी ईयर का पेपर उठा के देख लो, प्रीवियस ईयर का, उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। लर्निंग डिसेबिलिटी से, ये डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया, डिसकैल्कुलिया, ये इनसे रिलेटेड तो क्वेश्चन कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा आपको। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ओके, तो चलो इसका आंसर बताओ क्या हो सकता है। राइटिंग से, लिखने में जो दिक्कत आती है, लिखने में जिसमें कमी हो, प्रॉपर नहीं लिख पा रहा है, मिस्टेक्स हो रही है, तो उसको किस चीज की प्रॉब्लम है वो बताना है। तो देखो आंसर विल बी डिसग्राफिया। ग्राफ मैंने समझाया हुआ है, ग्राफ मीन्स ग्राफ हम बनाते हैं ना, मीन्स लिखना हुआ, राइटिंग से रिलेटेड है ये। ग्राफ ड्रॉ करते हैं, लिखते हैं, तो वो राइटिंग से रिलेटेड है ना, तो इन्होंने राइट से रिलेटेड पूछा हुआ है, तो आंसर विल बी ऑप्शन ए, डिसग्राफिया। डिस्प्रैक्सिया होता है मोटर स्किल से, दैट मीन्स पेन पकड़ना, टाई लगाना, शूलेस बांधना, ये सब क्या है, ये डिस्प्रैक्सिया में आ जाता है। एंड डिसकैल्कुलिया मीन्स कैलकुलेशन से, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होती है जिसको, ठीक है, एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं कर पाना, कैलकुलेशन में जिसको डिफिकल्टी होती है, वो आ जाता है डिसकैल्कुलिया में। एंड डिसलेक्सिया होता है पढ़ने में प्रॉब्लम, ठीक है, रीडिंग डिसऑर्डर जो होता है वो। इज दैट क्लियर? चलो आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी आर वेरी एक्टिव बट हैव अ लो आईक्यू। देखो लर्निंग डिसेबिलिटी का इंटेलिजेंस क्वेश्चन मीन्स आईक्यू से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो कैंसिल ही है। सेकंड वन, आर वेरी वाइज एंड मैच्योर, ऐसा जरूरी नहीं है वो बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। कैन नॉट लर्न एनीथिंग, ऐसा नहीं कह सकते हम कि वो कुछ भी नहीं सीख सकते। एंड ऑप्शन लास्ट डी क्या कह रहा है, स्ट्रगल विद सम एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग, ये आंसर सही है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, कि वो कुछ पक्ष में संघर्ष करते हैं, उनको कुछ एस्पेक्ट्स में दिक्कत होती है, ठीक है, कुछ एस्पेक्ट्स में वो होते हैं जो वीक रह जाते हैं, वो कमजोर रह जाते हैं, कमी होती है उनमें, ठीक है, तो आंसर डी विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट देख, मोटर स्पीच डिसऑर्डर दैट अफेक्ट स्पीच इज कॉल्ड, मतलब बोलने में, जिसको बोलने में जो प्रभावित कर जाए, जो बोलते हैं ना मोटर स्पीच डिसऑर्डर है जिसको, वो अच्छे से स्पीच नहीं दे पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, तो उसको क्या डिसऑर्डर मिलेगा, क्या डिफिकल्टी होगी, उसको कौन सी डिफिकल्टी बताएंगे, क्या होगा वो होगा ऑप्शन बी, अफेजिया। ओके, अफेजिया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अफेजिया। नेक्स्ट, ऑटिज्म इंक्लूड, ऑटिज्म में क्या शामिल है, क्या बताएगा, ऑटिज्म किससे रिलेटेड है वो बताना है आपको। विजुअल इंपेयरमेंट है, हाइपर एक्टिविटी है, रिटार्डेड फिजिकल ग्रोथ है यानी कि मंद शारीरिक विकास है, या फिर इनएबिलिटी टू रिलेट टू अदर्स, दूसरों के साथ संबंध जोड़ने की निर्योग्यता है। क्या हो सकता है ऑटिज्म?
देखो अगर लर्निंग डिसेबिलिटी का आपने टॉपिक देखा है ना डिटेल में, तो ये सारा कुछ इतना डिटेल में करवाया हुआ है ना कि कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, बेसिक क्लियर हो जाता है। अगर वो आप कंटेंट वो आप सेशन देख लो ना, आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो क्या होगा, ऑटिज्म जो स्वेलिन विकार जो बोलते हैं, ऑटिज्म में क्या शामिल होता है, किसे इंक्लूड करता है। ऑटिज्म क्या होता है, इनएबिलिटी टू रिलेट टू अदर्स, मीन्स दूसरों के साथ संबंध जोड़ने में उनको दिक्कत होती है, ठीक है, वो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। इसका बेस्ट एग्जांपल बताऊं, बेस्ट एग्जांपल है इसका, अगर आपने मूवी देखी हो ना माय नेम इज खान, उसमें शाहरुख खान दिखाया हुआ है। शाहरुख खान को यही ऑटिज्म की ही प्रॉब्लम दिखाई गई है उस मूवी में, जैसे एक एक बात को रिपीट करना, ठीक है, ठीक से दूसरों के साथ बात नहीं कर पाते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते, अकेला रहना पसंद करते हैं, घुलते मिलते नहीं है लोगों से। बहुत ऐसे क्राउडेड प्लेस होगी ना तो वहां नहीं जाएंगे, दूर रहेंगे उनसे, अकेला रहना पसंद करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, बेस्ट आंसर है जो, वो है ऑप्शन डी, इनएबिलिटी टू रिलेट टू अदर्स। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट वन देख लेते हैं। Which of the following is the most appropriate method to monitor the progress of children with learning disability? देखो मीन्स क्या कह रहे हैं ये कि जो अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए, ठीक है, उनको ऑब्जर्व करना है, उनको मॉनिटर करना है, तो बेस्ट एप्रोप्रिएट मेथड कौन सा होगा, ठीक है, केस स्टडी, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, बिहेवियर रेटिंग स्केल या स्ट्रक्चर्ड बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन। देखो केस स्टडी से आप ठीक से ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, आप नहीं कर पाओगे मॉनिटर के बच्चे को क्या दिक्कत है, कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी है, क्या कुछ नहीं, केस स्टडी से आप नहीं पता कर पाओगे। एनेक्डोटल से भी नहीं, बिहेवियर रेटिंग से आप बिहेवियर पता तो कर लोगे, लेकिन बिहेवियर रेटिंग हो जाएगी, बिहेवियर मेजर हो जाएगा, लेकिन आप अच्छे से उनको मॉनिटर नहीं कर पाओगे। तो बेस्ट आंसर जो इसमें दिख रहा है ना, वो है ऑप्शन डी, स्ट्रक्चर्ड बिहेवियर ऑब्जर्वेशन, ठीक है, मीन्स एक स्ट्रक्चर्ड वे में, एक प्रॉपर मैनर में, सिस्टमैटिक मैनर में आपको बच्चों का जो बिहेवियर है ना उसको मेजर करना है, उसको ऑब्जर्व करना है। ओके, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, स्ट्रक्चर्ड बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड कॉज लर्निंग डिसेबिलिटी, में मतलब निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम निर्योग्यता का कारण हो सकता है। ओके, कॉज बताना है, किसकी वजह से लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। कल्चरल वेरिएशन, सांस्कृतिक वैभिन्न, मीन्स जो कल्चरल वेरिएशन है उसकी वजह से हो सकती है लर्निंग डिसेबिलिटी, नहीं इसका तो कोई रोल है ही नहीं। प्रीनेटल ड्रग यूज, अभिभावक द्वारा बच्चे के जन्म से पूर्व ड्रग इस्तेमाल करना, ये हो सकता है आंसर। एप्टीट्यूड ऑफ टीचर, टीचर का कुछ भी हो, टीचर का तो कुछ रोल होगा ही नहीं लर्निंग डिसेबिलिटी में। अगर बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है तो उसमें टीचर का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, टीचर की वजह से कुछ नहीं, टीचर की मेथड से, टीचर के एप्टीट्यूड से कुछ नहीं होगा। एपैथी शोन बाय पीयर, समवयस्कों द्वारा प्रदर्शित उदासीनता। तो देखो फ्रेंड्स, इसका बेस्ट आंसर जो करेक्ट आंसर है वो है प्रीनेटल ड्रग यूज। प्रेगनेंसी के टाइम अगर मदर ड्रग्स का सेवन करते हैं तो उसकी वजह से हो सकता है बच्चे पर असर हो, ठीक है, बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। ओके, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, प्रीनेटल ड्रग यूज। ओके, इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको यहाँ तक का समझ में आ गया होगा। यही थे आज हमने कुछ बेस्ट क्वेश्चंस हमने आज प्रैक्टिस किए। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया, आज के क्वेश्चंस पसंद आए एंड समझ में आए, आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए एंड फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम शेयर कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट कुछ इंटरेस्टिंग लेकर आऊंगी, कुछ क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे। ओके, टेक केयर, बाय।